नमस्कार सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को। आज हम बीपी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके कारणों को समझेंगे और हम ऐसे कौन से घरेलू उपाय अपनाएं जिससे कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। तो पहले हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के कारणों के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारणों को समझने के लिए इसको दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक हो जाते हैं आपके प्राइमरी या एसेंशियल कारण और दूसरे होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। ठीक है। तो अगर हम प्राइमरी या एसेंशियल कॉजेज़ की तरफ अगर हम जाते हैं, तो प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले जो कॉजेज़ देखे जाते हैं, तो इसमें कॉमनली देखा जाए तो 90 से 95% तक केसेस इसी रेंज में आते हैं, इसी क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई एक डेफिनिट काज नहीं मिलता है, लेकिन कई रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि बीपी को बढ़ाते हैं। तो वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है कि आपकी लाइफ स्टाइल का कॉज। हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल के कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं, यानी नमक ज़्यादा लेते हैं, ऑयली या जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, आप अगर ओबेसिटी से यानी कि मोटापे से अगर प्रभावित हैं, तब भी ये समस्या हो सकती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, यानी फिजिकल एक्टिविटी कम हो। फिर आप स्मोकिंग या अल्कोहल अगर करते हैं तो ये भी एक रीज़न है बीपी बढ़ने का। फिर स्ट्रेस या एंजाइटी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर नींद बराबर नहीं होती है तो तब भी ये ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करके हाइपरटेंशन की तरफ लीड करता है। तो ये हो गए कॉमन लाइफ स्टाइल कॉजेज़। अब कुछ होते हैं जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री में। तो अगर पेशेंट को बीपी है, मतलब आपके अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीपी है, तो स्वाभाविक है आगे आपकी फैमिली में किसी और को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जेनेटिकली भी हो सकता है। फिर एज फैक्टर भी होता है कि अगर उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बीपी बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है। ठीक। तो ये हो गए प्राइमरी कॉज। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर में सेकेंडरी कॉजेज कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से जो है बीपी बढ़ता है। ये जो सेकेंडरी कॉज होते हैं ये किसी डिजीज़ की वजह से आते हैं। तो वो डिज़ीज़ क्या है, जैसे कि अगर हम किडनी डिजीज़ देखें, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, तो उसमें भी जो है आपका बीपी बढ़ेगा। और फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर आपकी किडनी की जो रीनल आर्टरी है जिससे किडनी को ब्लड सप्लाई मिलती है, अगर वह स्टेनोसिस यानी कि कड़क हो जाती है या हार्ड हो जाती है, तो उससे भी जो है बीपी बढ़ सकता है। फिर हम देखेंगे एंडोक्राइन कॉजेज़। तो एंडोक्राइन कॉजेज़ मतलब जो हमारी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां हैं, उनमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए, तो वह भी जो है बीपी बढ़ाने में अपना एक रोल प्ले करेगी। तो जैसे थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड से संबंधित बीमारी हो, और आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर होती है, अगर उसमें ट्यूमर बढ़ जाए, तो उससे निकलने वाले कुछ हार्मोन हैं जो बीपी को संतुलित करने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करते हैं, तो वो डिस्टर्बिंग होने से बीपी बढ़ सकता है। फिर कुशिंग सिंड्रोम है एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है, अगर अ, अब उसमें किसी तरह का डिस्फंक्शन हो जाए, एल्डोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगे, जिससे कि सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब ज़्यादा किया जाता है, तो वो भी एक बड़ा कारण बनता है। फिर हार्ट एंड वैस्कुलर डिजीज़ के अगर तौर पे देखें, तो आपका इसमें अयोर्टा से संबंधित अगर प्रॉब्लम है, को आर्क्टेशन ऑफ अयोर्टा। ठीक। तो अयोर्टा से रिलेटेड इशू हो, आपका हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, तब भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बाद है कुछ ड्रग इंड्यूस्ड करने से भी बीपी फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता है। तो जैसे दवाइयाँ आती, पेन किलर है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनकी वजह से भी ये कभी कभी हो सकता है। स्टेरॉयड के कारण भी बीपी बढ़ सकता है।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसी दवाइयाँ जो कि गर्भ निरोधक के तौर पर उपयोग की जाती, उनसे भी बीपी में बदलाव देखा जाता है। और डीकंजेस्टेंट, जो लंग्स में कफ को सुखाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उनके माध्यम से भी बीपी बढ़ सकता है। और भी अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं जो बीपी को बढ़ाते हैं। तो उनमें जैसे डायबिटीज़ है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया मतलब कि रात को सांस लेते लेते अचानक से आप सांस लेना भूल जाते हैं, स्लीप एपनिया है। फिर एक्सेस कैफ़ीन, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, और डिहाइड्रेशन, अगर पानी शरीर में कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी समटाइम्स ट्रांजिएंट राइज हो जाता है, कुछ मात्रा में बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी बढ़ने का बेसिक मैकेनिज़्म क्या होता है कि बीपी जब भी हाई होता है तो आपका हार्ट ज़्यादा फोर्स से पंप करता है, जिससे, है ना, तो दूसरा क्या है कि फिर जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और आर्टरीज नैरो और या फिर स्टिफ हो जाए। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है कि बीपी कब बढ़ सकता है, या तो आपका हार्ट ज़्यादा फोर्स से पंप करेगा, या आपके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, या फिर आर्टरीज नैरो हो जाए। तो ये चीज़ है। तो देखा जाए तो बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो नॉर्मल बीपी क्या होता है? बीपी दो तरह से है, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। नॉर्मल बीपी 120/80, यानी 120 आपका सिस्टोलिक बीपी होना चाहिए। ये हम एक एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, या एडल्ट मनुष्य जो स्वस्थ इंसान है उसके अंदर। तो 120 mm/Hg जो है यूनिट में देखा जाता है सिस्टोलिक बीपी 120, एंड डायस्टोलिक 80 mm/Hg देखा जाता है। अगर प्री हाइपरटेंशन की बात करें, यानी कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है, उसके पहले की स्टेज में वो प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में जाएगा, तो उसका बीपी 120 से 139 mm/Hg के समथिंग होगा। और उसका डायस्टोलिक बीपी जो होगा वो 80 से 89 mm/Hg हो सकता है। तो हम किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन का पेशेंट कब मानेंगे? जब उसका बीपी 140 से ज़्यादा या 140 के बराबर हो, सिस्टोलिक बीपी mm/Hg 140 mm/Hg, और डायस्टोलिक बीपी 90 mm/Hg के इक्वल या फिर उससे अधिक हो, तो हम ऐसे पेशेंट को हाइपरटेंशन का पेशेंट मानते हैं, और उसके कॉज के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट देना है। अब हम इसके लिए क्या क्या नेचुरल रेमेडीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, बाकी हमारे जो पेशेंट हैं, वो अगर बीपी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी में भी कुछ विशेष ट्रीटमेंट हैं, जिनके माध्यम से जो भी आपके सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, प्राइमरी कॉजेज़ को आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना। तो आप हमें कॉज को फाइंड आउट करके, प्राइमरी या सेकेंडरी कॉज को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना रहता है। तो जो कॉजेज़ पे आप काम कर सकते हैं उन पे आपको काम करना है, और जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं उन पे, जो आपकी कुछ बीमारी की वजह से आ रहा है, तो उन पे न्यूरोथेरेपी काम करेगी। इससे दोनों तरीके से बीमारी पे जब काम करते हैं तो बीमारी ठीक होती है। इससे पेशेंट का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, और आपको एक ट्रीटमेंट सपोर्ट अगर मिले तो आप जल्दी इससे रिकवर हो सकते हैं। अब नेचुरल रेमेडीज़ जो बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉल्ट कंट्रोल कर दीजिए। दिन में 5 ग्राम से कम नमक लेना है, और प्रोसेस्ड फूड, पिकल और पापड़ कम करें। कई लोगों को पापड़, अचार या प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत होती है, उनको कम कर दें। दूसरा, पोटेशियम रिच फूड खाएं। ऐसा फूड जिसमें पोटेशियम हो, जैसे नारियल पानी, केला, पालक, लौकी और चुकंदर। तो जब पोटेशियम बॉडी में बढ़ेगा तो बॉडी सोडियम को अपने आप ही कम कर देती है। तो पोटेशियम क्या करता है? सोडियम को बैलेंस करता है, इसलिए पोटेशियम रिच फूड ले सकते हैं। फिर अपना वेट कंट्रोल आप करें। तो जैसे 5 से 10% तक वजन कम करने से बीपी 5 टू 10 mm/Hg कम हो सकता है। ठीक। फिर डीप ब्रीदिंग करें 5 टू 10 मिनट्स, एकदम स्लो नेजल ब्रीदिंग, आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़िए, लेकिन सांस लंबी और गहरी होनी चाहिए। ठीक। 4 सेकंड इनहेल और 6 सेकंड एक्सहेल। इस फार्मूले से आप काम करेंगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे बॉडी रेस्ट एंड पीस मोड में चली जाती है। तो इससे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी।
रोज़ कम से कम 30 मिनट आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक हो सके संभव है तो उसको करें। और इससे क्या होगा कि आपकी आर्टरी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी वॉकिंग करने से। ठीक, फिर स्ट्रेस रिडक्शन, आपको अपने एंजाइटी या स्ट्रेस जो है उसको कम करने पर ध्यान देना है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और प्रॉपर कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इतना आप ध्यान रखेंगे, अपनी थोड़ा डाइट में ध्यान रखेंगे, तो आप जो कर सकते हैं अपने स्तर पर उन चीज़ों से भी बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम एक सिंपल इंडियन डाइट के तौर पर देखें तो जैसे आप सुबह सुबह अ, 2 से 3 आप आलमंड ले लीजिए, सोक्ड रहें, जो पानी में सोक किए हुए हैं। लाइट फ्रूट ले लें। फिर लंच में जैसे मल्टीग्रेन रोटी है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, दाल है, सलाद है, बटर मिल्क है, ये सब आप ले सकते हैं, लाइट मील लें। और रात को जो है डिनर में खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं, और कोशिश करें कि रात को 8 बजे तक जो है आपका डिनर हो जाए। तो सुबह जो है हमको फ्रूट वगैरह लेना चाहिए, और आलमंड्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट को आप सोक करके ले लीजिए। और कुछ लाइट उपमा, पोहा, दलिया, इस तरीके के आइटम्स आपको रखने हैं। दोपहर में जो है आप थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, बटर मिल्क वगैरह आप ले सकते हैं। और शाम को खिचड़ी है, दलिया है, ये भी आप ले, यानी लाइट, ताकि जो इजी टू डाइजेस्ट फूड हो, ये चीज़ें। और क्या आपको अवॉइड करना है, सबसे बड़ी चीज़, एक तो एक्सेस सॉल्ट को अवॉइड करना है, फ्राइड फूड, बेकरी आइटम्स एंड रेड मीट अगर लेते हैं तो वो भी आपको बंद कर देना है। ये चीज़ है। कभी अगर सडनली आपका बीपी हाई हो जाए, 180/120 हो जाए, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें वेट नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और बीपी की दवाई आप अपने मन से बंद ना करें, आपको डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकेशन बंद करनी है। जब आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो डॉक्टर आपकी दवाइयाँ खुद ही बंद करेगा। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोलॉजी।